हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 14 जिसका टाइटल है अल्टरनेटिंग करंट। इस लेक्चर में दो सेगमेंट होने वाले हैं। पहले सेगमेंट में हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और दूसरे सेगमेंट में प्रीवियस इसके क्वेश्चन जो हैं डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हम डेली एक वीडियो, दो वीडियो एक्चुअली 8 बजे सुबह और 8:30 बजे जो है अपलोड करते हैं। तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने जेईई मेन की जो 2021 में जो अटेम्प्ट्स आने वाले हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसी के बारे में। ठीक, तो एसी जो है वो एक टाइप है करंट या वोल्टेज का जिसमें डायरेक्शन जो है वो पीरियोडिकली चेंज होती है। यहाँ पे एसी का मतलब क्या है कि एक ऐसा वोल्टेज या करंट जिसमें डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन वो पीरियोडिकली चेंज होती है। डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंजेस। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड का चेंज होना जरूरी नहीं है। मैग्नीट्यूड में और मे नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट चेंज। तो ये डेफिनेशन है एसी का। एसी वोल्टेज भी हो सकता है, एसी करंट भी हो सकता है। एक ऐसा करंट है जिसकी वैल्यू चेंज होती है पीरियोडिकली। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए आपके पास करंट और टाइम के साथ वेरिएशन कुछ इस तरीके से है और ये वेरिएशन है I = I0 sin ωt। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो करंट जो है वो फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। आप जानते हैं कि इसका जो पीरियड है वो कितना होता है, 2π के बराबर, और ये 2π इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कह सकते हैं। तो ये जो है एसी करंट कहलाएगा। एसी आप इसको कह सकते हैं। क्राइटेरिया ये है, डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब इस वेरिएबल करंट के लिए हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू, तो यदि आप एवरेज करंट निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी टी। यदि टाइम इंटरवल 0 से t है, 0 से t है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं करंट के लिए। और वोल्टेज के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, एवरेज ऑफ वोल्टेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ वी डी टी 0 से t डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ डी टी 0 से t। बेसिकली ये फॉर्मूले जो है एवरेज निकालने के सिर्फ करंट और वोल्टेज के लिए ही नहीं, ये आप किसी भी क्वांटिटी के लिए एवरेज निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले रेक्टिलिनियर मोशन काइनेमेटिक्स में भी बहुत बार आपने पढ़े होंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप इंटीग्रल आई डी टी 0 से t को लिख सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो द एरिया अंडर आई टी ग्राफ डिवाइडेड बाय टाइम t। ठीक, ये टाइम इंटरवल है जिस टाइम इंटरवल में आप एवरेज निकाल रहे हैं, और ऊपर क्या है, एरिया अंडर आई टी ग्राफ। ऐसे ही आप ये वाली जो क्वांटिटी है, न्यूमरेटर जो है, इसको आप लिख सकते हैं एरिया अंडर बीटी ग्राफ, एरिया अंडर वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल टी। टाइम इंटरवल टी जो है वहां पे नीचे डिनोमिनेटर में है। ठीक, तो यदि हम बात करें कि हमारा जो करंट यदि I = I0 sin ωt है, ठीक, या हम कहें यहाँ पे वोल्टेज हमारा V = V0 sin ωt है, या चाहे यहाँ पे sin ωt है, चाहे sin ωt के साथ कोई और क्वांटिटी भी है, कोई और क्वांटिटी भी है, कुछ एंगल है, मान लीजिए π/2 है, 3π/2 है, π/4 है, आगे साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है, तो हमें करंट की जो एवरेज वैल्यू मिलती है, एवरेज करंट कहाँ से कहाँ तक, t = 0 से t = T, इसे फुल साइकिल कहा जाता है। 0 से T, t = 0 से t पीरियड तक आपको जो एवरेज वैल्यू मिलती है इज इक्वल टू 0। यही वोल्टेज के साथ है और यही आपकी वैल्यू जो है करंट के साथ है। यहाँ पे चाहे sin ωt हो, चाहे sin ωt + phi हो, phi की जगह पाई हो सकता है, π/2, π/4, -2, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एवरेज वैल्यू एक साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में 0 आपको मिलने वाली है। और यदि मैं एवरेज वोल्टेज है, एवरेज करंट की वैल्यू लिखूँ t = 0 से t = T/2, वो तो वैल्यू आती है आपके पास 2I0/π, या फिर आप इसको कह सकते हैं 2 टाइम्स V0/π।
ये एवरेज वैल्यू होती है इन हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू इन फुल साइकिल। अब इसके बाद हम बात करते हैं आरएमएस वैल्यू की, आरएमएस वैल्यू। सो आरएमएस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल करंट है, एसी करंट है, और किसी वायर में आप एसी करंट टी टाइम के लिए फ्लो करवाते हैं, कोई हीट वहां पे प्रोड्यूस होती है, तो वही अमाउंट ऑफ हीट हम उतने ही टाइम इंटरवल के लिए कितना डीसी करंट उस वायर में फ्लो करवा के प्रोड्यूस करवा सकते हैं, उस डीसी करंट की वैल्यू को आरएमएस करंट कहा जाता है। और आरएमएस करंट निकालने का जो फॉर्मूला है, आरएमएस करंट निकालने का फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वायर dt का अंडर रूट, अच्छा अंडर रूट बाद में आएगा, इंटीग्रल ऑफ dt और ये सब क्वांटिटी का अंडर रूट, ये आपके पास होती है आई आरएमएस की वैल्यू। इसी तरीके से आप आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू भी लिख सकते हैं, आरएमएस वोल्टेज इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वी स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt और इसके बाद इसका पूरा अंडर रूट। ठीक, तो यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं 0 से t, 0 से t और ये 0 से t और ये 0 से t। तो यहाँ पे जो अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है इंटीग्रल ऑफ दिस, तो ये इंटीग्रल का आप मतलब निकाल सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको एरिया के टर्म्स में। आई स्क्वायर dt का इंटीग्रल मतलब आई स्क्वायर वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया इज दिस, जो अंडर रूट के अंदर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको याद ये वैल्यू रखनी है, यदि आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, या वोल्टेज आपको ऐसा दिया है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, तो वैल्यू जो आती है आरएमएस की, V RMS इज इक्वल टू, पहले I लिख देता हूँ, I RMS इज इक्वल टू, या V RMS इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू, ये होती है वैल्यू आई नॉट बाय रूट टू, और ये वैल्यू होती है वी नॉट बाय रूट टू। आई नॉट जो होता है ये क्या है बेटा, इस फंक्शन की, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू, इसे पीक करंट कहा जाता है या मैक्सिमम करंट कहा जाता है या करंट एम्पलीट्यूड इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आई नॉट के हमारे पास काफी सारे नाम हैं, पीक करंट इसे कहते हैं, पीक करंट, और इसको मैक्सिमम करंट कह सकते हैं, मैक्सिमम करंट, और इसे करंट एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, करंट एम्पलीट्यूड भी इसे कहा जाता है। ऐसे इसके नाम भी 3 हो जाएंगे, यहाँ पे करंट की जगह वोल्टेज लिख देंगे, पीक वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज और वोल्टेज एम्पलीट्यूड भी से लिखा जा सकता है। यहाँ पे याद रखें कि आरएमएस वैल्यू जो है इस तरह के फंक्शंस में आई नॉट बाई रूट टू होती है इन वन साइकिल, और यहाँ पे वी नॉट बाई रूट टू होती है इन वन साइकिल। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं एलसीआर सर्किट की तरफ। एलसीआर सर्किट, मैं एलसीआर सर्किट से ही सारे सर्किट जो है यहाँ पे आपको समझा दूंगा। एलसीआर सर्किट, तो मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है, सर्किट में यहाँ पे इंडक्टर लगा है जिसका इंडक्टेंस L के बराबर है, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस लगा है जिसका कैपेसिटेंस C है, और यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा है जिसका रेजिस्टेंस R के बराबर है, और इन तीनों को कनेक्ट कर दिया जाता है एक AC सप्लाई से, AC सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। अब आप ध्यान रखना कि ये जो सिंबल होता है ये AC सोर्स का होता है, और उसके साथ में 2 वैल्यूज लिखी होती हैं, और उन 2 वैल्यूज को क्रमशः VRMS और फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यहाँ पे RMS वोल्टेज लिखा होता है, समथिंग लाइक 220, 110, 100, 90, 50, 250, 300, यहाँ पे RMS वोल्टेज लिखा होता है इन वोल्ट में। तो आप यूनिट से समझ जाएंगे, यदि वोल्ट में कोई क्वांटिटी लिखी है दैट मीन्स दैट इज RMS वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में लिखी होती है, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, और आप फ्रीक्वेंसी के सारे रूप देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो आपको यदि फ्रीक्वेंसी दिया है तो वहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं यदि आपको ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी दी है तो रेडियन पर सेकंड में एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके अक्रॉस वोल्टेज में मान लेता हूं, इसके अक्रॉस वोल्टेज VL के बराबर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है VC के बराबर है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो VR के बराबर है। ठीक, अच्छा, तो इस पूरे सर्किट में जो करंट होता है, जो करंट है, मैं मान लेता हूं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट मैंने मान लिया कि इस पूरे सर्किट में करंट है, I इज इक्वल टू आई नॉट
साइन ओमेगा टी करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट। तो बताइए बेटा इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा? इसका आई आरएमएस लिख सकते हैं आप, आई आरएमएस इन द सर्किट इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू लिख सकते हैं। और आपको आरएमएस वोल्टेज दिया है तो आप पीक वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, राइट? अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप इसको मिल जाएगी आपकी वैल्यू। अच्छा, अब जब एसी के साथ हम इन तीनों डिवाइसेस को लगाते हैं तो ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो जो इंडक्टर जो रेजिस्टेंस लगाता है करंट के फ्लो में, जो अड़चन लगाता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है, एक्सएल कहा जाता है। कैपेसिटेंस जो रेजिस्टेंस लगाता है उसको एक्ससी कहा जाता है और इसको तो आर कहते ही हैं। और एक्स एल की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा ओमेगा इंटू एल के बराबर, एक्स सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी के बराबर। ठीक, ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक्स एल और एक्स सी। ठीक, और एक क्वांटिटी होती है जिसको कहा जाता है इम्पीडेंस, क्वांटिटी है जिसको कहते हैं इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस का सिंबल होता है Z और Z का फॉर्मूला होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इनका, इम्पीडेंस का फॉर्मूला है ये। ठीक, तो एक तरीके से ये इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है काइंड ऑफ। ठीक, तो यहाँ पे आपको बात याद ये रखनी है कि सर्किट कैसा भी हो, चाहे उसमें ये तीनों एलिमेंट्स हों एसी के अक्रॉस, चाहे कोई भी दो हो, चाहे कोई अकेला भी हो। तो जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपके पास कैपेसिटर नहीं है, तो कैपेसिटर नहीं है तो आप इस फॉर्मूले में से एक्स सी की जो वैल्यू है उसे हटा देंगे। ठीक, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा R² प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू जीरो मत करना, आप इस एक्स सी को हटा देना। यदि आपके पास सर्किट में इस इंडक्टर को हटा दिया जाता है तो आप क्या करेंगे? इंडक्टर को हटा देंगे तो आप यहां से एक्सएल को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला बनेगा R² प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? सिंपल। अब जो आपके पास सर्किट में करंट है और सर्किट के अक्रॉस जो हमने वोल्टेज लगाया है उनमें रिलेशन आपको याद रखना है कि VRMS जो हमने सर्किट में लगाया है इज इक्वल टू IRMS इंटू Z। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z, ये पूरे सर्किट के लिए वैलिड होता है। जैसे ओम्स लॉ होता था V इज इक्वल टू IR, तो ऐसा ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IRMS इंटू R। ये बातें सिर्फ RMS वैल्यूज के लिए ही ट्रू हैं, आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए ये रिलेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, ये वैल्यूज सिर्फ RMS वैल्यूज के लिए ट्रू हैं, दैट VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z। और यहाँ से RMS की जगह आप यहाँ पे पीक वैल्यूज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे VRMS को V0 बाय रूट 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं I0 बाय रूट 2। तो ये पीक वैल्यूज के लिए भी रिलेशन ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट V0 इज इक्वल टू I0 इंटू Z। तो ये वाला रिलेशन भी ट्रू हो जाएगा। तो इस सर्किट के लिए ये वाले जो रिलेशन है आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आएगा। अब हम बात करते हैं इस VL, VC और VR के लिए। VC, VL और VR की बातें हम करते हैं। ठीक है जी, तो इंडक्टर में आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है VL, इस VL की जो RMS वैल्यू है उसको लिखा जा सकता है IRMS इंटू XL। जो आपके पास कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VC, उसकी RMS वैल्यू को लिखा जा सकता है कि पूरे सर्किट में RMS वैल्यू इंटू XC। और जो आपके पास रजिस्टर के अक्रॉस RMS वैल्यू है वोल्टेज की, उसको लिख सकते हैं आप IRMS इंटू R। अब जो वैल्यू RMS के लिए ट्रू है वही पीक वैल्यूज के लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस जो पीक वैल्यू है वह लिख सकते हैं आप I0 इंटू XL। अब आई थिंक सिंपल है, VC जो है उसके अक्रॉस जो पीक वैल्यू है करंट की, वोल्टेज की, तो उसको आप लिख सकते हैं I0 इंटू XC। और ऐसे ही आप रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू है उसे आप I0 इंटू R भी लिख सकते हैं।
अब बात आती है किसकी? अब बात आती है इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की। अब यदि आप निकालना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इस इंडक्टर के अक्रॉस, तो देखिए क्या होता है। तो हमने क्या माना था? करंट की वैल्यू मानी थी I = I0 sin ωt। तो जब हम बात करते हैं इंडक्टर के अक्रॉस, तो इंडक्टर में जो होता है वोल्टेज वो लीड करता है करंट को, करंट से लीड करता है। तो यदि मैं आपको फेजर की सहायता से ये आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो यदि मान लीजिए करंट हमारा कुछ इस तरीके से है, करंट को मैंने एक फेजर से दिखाया। हम जानते हैं कि जो भी साइनोसॉइडल क्वांटिटीज होती हैं उनको फेजर की सहायता से दिखाया जाता है, जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखा था। यदि आप फेजर के बारे में नहीं जानते हैं, फेज के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ऑसिलेशन वाला जो लेक्चर है इसका, आप उसको ज़रूर देखें, इसका थ्योरी वाला पार्ट, तब आपको फेज समझ में आएगा। और वहाँ पे थोड़ा बहुत फेजर के बारे में समझाया था। और वेव्स वाला चैप्टर भी देख लें, ठीक है, ऑसिलेशंस वेव देख लें, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि फेजर क्या होता है। तो ये करंट है और वोल्टेज हमारा लीड करता है π/2 से। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो वोल्टेज है VL, ये उसका फेजर ऐसे होगा यदि करंट का फेजर ऐसे है तो, ठीक। इन दोनों के फेजर्स को एक साथ बनाएं तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि हमारा करंट हमें पता है, करंट कितना है I0 sin ωt, तो यहाँ पे फेज कितना है ωt, तो हमारे वोल्टेज का फेज इससे 90 डिग्री ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ VL = आपको यहाँ मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू निकाल चुके हैं I0 × XL × साइन ऑफ ωt प्लस π/2। ये आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिलने वाली है। यदि आप कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटेंस में जो करंट होता है वो लीड करता है और वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री लैग करता है। तो यदि मैं यहाँ पे करंट बना देता हूँ, करंट ऐसे है, तो वोल्टेज कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो है वो लैग करता है, पीछे रहता है, 90 डिग्री पीछे रहता है। तो यदि हमें करंट की वैल्यू मालूम है तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू लिख सकते हैं कि वोल्टेज का फेज 90 डिग्री कम होगा। तो यहाँ लिखेंगे आप I0 × XC साइन ऑफ ωt माइनस π/2। और यदि आप रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज एक ही फेज में रहते हैं। तो जो फेजर आप करंट का बनाएंगे उसी डायरेक्शन में फेजर वोल्टेज का रहने वाला है। और वोल्टेज की वैल्यू आप लिख सकते हैं I0 × R × साइन ऑफ ωt। तो ये वैल्यू जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। आपको इंडिविजुअल वैल्यूज मैंने बता दी, आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेजेस की, आपको आरएमएस वैल्यू मैंने बता दी, आपको पीक वैल्यू मैंने बता दी। आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस में आरएमएस और पीक वैल्यूज ही पूछी जाएंगी, ये बहुत ही कम पूछा जाता है। तो आप इनको रट लें, बिल्कुल ओम्स लॉ की तरह ही है, फॉलो कर रहे हैं लगभग। तो ये हो गया साहब। अब यदि उन सारे फेजर्स को मैं एक साथ बनाता हूं, बिकॉज सर्किट में तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इन सारे फेजर्स को एक साथ बनाने पर आपको क्या मिलता है कि यहाँ होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, यहाँ होता है नीचे की तरफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और यहाँ होता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। अब इन तीनों फेजर्स को, इन तीनों वेक्टर्स को हम ऐड कर देते हैं, इनका रिजल्टेंट ले लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, 180 डिग्री है वेक्टर्स के बीच में, तो आप इस VC को हटा के आप यहाँ लिख सकते हैं VL माइनस VC, और ये दो वेक्टर्स हो गए, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इनका आप रिजल्टेंट ले सकते हैं। रिजल्टेंट लेंगे तो आपको मिलेगा V अप्लाइड मिल जाएगा, और V अप्लाइड की वैल्यू आपको मिल जाएगी, V अप्लाइड की मैक्सिमम वैल्यू जो है, वो मिल जाएगी आपको VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है अप्लाइड वोल्टेज की। और यदि आप ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज करंट जो है सर्किट में वो वोल्टेज के साथ फेज में है, रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VR और I, जो सर्किट में करंट है और जो VR है वो सेम जो है डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब हमारा करंट जो है, करंट का जो फेजर है वो इस तरीके से जा रहा होगा, और करंट जो सर्किट में है और अप्लाइड वोल्टेज जो है उनके बीच में जो एंगल होता है थीटा, या उसको फाई भी कई जगह कहा जाता है फाई, इस फाई को हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे सर्किट में कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो करंट से फाई फेज आगे है।
तो हम यदि इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करते हैं, यदि हम अप्लाइड वोल्टेज का पीक का इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे V अप्लाइड का मैक्सिमम वैल्यू इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, अब ये जो फेजर डायग्राम है, ऐसा ही फेजर डायग्राम्स हम बनाते हैं इनके रिएक्टेंसेस के साथ। इनके रिएक्टेंसेस के साथ भी हम ये डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है साहब, आपके पास XL माइनस XC और ये होता है आपके पास R। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहलाता है आपका Z और ये एंगल कहलाता है फाई। देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है उसको फाई कहा जाता है। और यहाँ पे Z की वैल्यू पहले ही लिख चुके हैं, कितनी है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और यहाँ पे आप cos फाई की वैल्यू लिख सकते हैं, कितनी आ जाएगी, R बाय Z। और यहाँ से आप tan फाई की वैल्यू भी लिख सकते हैं, tan फाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। तो ये वैल्यूज आपको मिल जाने वाली हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि फाई इज द फेज एंगल, फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज। जो सर्किट में करंट है और अप्लाइड वोल्टेज है उनके बीच का फेज डिफरेंस को फाई कहा जाता है। ठीक है, cos फाई इज इक्वल टू R बाय Z इसका नाम होता है, जिसको पावर फैक्टर कहा जाता है, इसको कहते हैं पावर फैक्टर। और ये भी बहुत बार पूछा जाता है पावर फैक्टर, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए पावर फैक्टर। तो हम क्या क्या चीज़ निकाल चुके हैं, हम इनके अक्रॉस वोल्टेज निकाल चुके हैं, वोल्टेज की RMS वैल्यू निकाल चुके हैं। इस सर्किट में करंट हमको पता ही है और उसकी जो वैल्यू है वो भी पता है हमको। RMS की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, VRMS पता है, Z निकाल सकते हैं, IRMS आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस इम्पीडेंस की, इस इम्पीडेंस की बात करते हैं और ये डिपेंड करता है XL और XC पे। और XL और XC डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी पे, जिस फ्रीक्वेंसी से हमारा सोर्स जो है ऑपरेट कर रहा है, इस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है ओमेगा से और ओमेगा रिलेटेड है हमारे XL और XC से। तो इसका मतलब ओमेगा चेंज करेंगे तो XL और XC चेंज होंगे, XL और XC चेंज होंगे तो हमारा इम्पीडेंस चेंज होगा। कहाँ गया इम्पीडेंस, इम्पीडेंस चेंज होगा। और इम्पीडेंस यदि चेंज होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे सर्किट में जो करंट है IRMS वो भी चेंज होने वाला है। तो एक ऐसी वैल्यू होती है इम्पीडेंस की, एक ऐसी वैल्यू होती है ओमेगा की, फ्रीक्वेंसी की, जिस पे इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम हो जाता है। तो यहाँ पे हम वही कंडीशन लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC। यदि इतनी फ्रीक्वेंसी हो जाती है सोर्स की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की बात करें, f इज इक्वल टू एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC, ये यदि फ्रीक्वेंसी हो जाती है, अरे, और जिसको कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता है कि XL और XC जो हैं आपस में बराबर हो जाते हैं। XL और XC बराबर यदि हो गए तो मैं कह सकता हूं कि RMS वोल्टेज जो है वो इंडक्टर के अक्रॉस, RMS वोल्टेज जो है इंडक्टर के अक्रॉस और RMS वोल्टेज है जो कैपेसिटर के अक्रॉस, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमारे सर्किट में क्या होता है, धुआं धुआं हो जाता है। धुआं धुआं होने का मतलब है कि IRMS इंटू R। अच्छा, यहाँ देख सकते हैं कि XL और XC यदि बराबर हो गए तो ये क्या हम लिख सकते हैं कि Z की जो वैल्यू है क्या हो जाती है, R के बराबर हो जाती है। Z की वैल्यू R यदि हो गई तो हमारे सर्किट में हम करंट लिख सकते हैं IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय Z, और Z की वैल्यू कितनी है, R के बराबर है। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है और यहाँ पर हमें जो मैक्सिमम करंट्स मिलते हैं वो भी हमें मैक्सिमम वैल्यू पर मिल जाते हैं। तो हमारा जो करंट होता है RMS करंट अपनी पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू के बराबर मिल जाता है। ठीक, सो IRMS की वैल्यू मिल जाती है ये। और यदि हम बात करें कि पीक वैल्यू जो होती है I नॉट एट रेजोनेंस, जो होती है अपनी पीक, अपना मैक्सिमम, अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होती है, वो आपको मिल जाती है V नॉट बाय R के बराबर। तो बेसिकली बात यह है यहाँ पे कि यदि आप
को रेजोनेंट कंडीशन दी जाती है, यानी फ्रीक्वेंसी इसके बराबर है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी इसके बराबर है, तो आप पुराना वाला ओम्स लॉ जो है आप सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं और सर्किट में जो आपके पास इंडक्टर और कैपेसिटर हैं उनको भूल सकते हैं कि वो है ही नहीं, कि वो है ही नहीं, उनके अक्रॉस वोल्टेजेस आपस में बराबर हैं और उनका इफेक्ट जो है नलीफाई हो जाता है। हमारा सर्किट एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है और हमारे केस में, इस वाले केस में cos फाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। ठीक है, इसे रेजोनेंस कहा जाता है इस कंडीशन को। ठीक है, अब इस रेजोनेंस कंडीशन से रिलेटेड क्या होता है, एक क्वांटिटी होती है जिसे क्वालिटी फैक्टर कहा जाता है। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर ओमेगा, ये फॉर्मूला या इसको क्यों कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा नॉट और ये होता है आपके पास R बाय एल, तो ये फॉर्मूला बन जाता है ओमेगा नॉट L बाय आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओमेगा नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 1/√LC, तो ये बन जाता है 1/R√L/C। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। बैंडविड्थ का फॉर्मूला भी याद रखना है। बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू R बाय एल। ठीक, ये फॉर्मूले आपको रखने हैं याद। अब बात करते हैं पावर की। पावर इन द सर्किट, पावर इन LCR सर्किट। ये रेजोनेंस खत्म हो गया, ठीक है। तो हम पावर इन LCR सर्किट की बात करें इन जनरल, तो इन जनरल जो फॉर्मूला होता है पावर का, इन जनरल इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंटू करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बराबर होता है हमारा पावर। लेकिन हम इस फॉर्मूले को बहुत ही रेयरली इस्तेमाल करते हैं। हम वैल्यू यूज करते हैं एवरेज पावर की। ये क्या है साहब, एवरेज पावर इन वन साइकिल। इन वन साइकिल हम बात करते हैं और ये फॉर्मूला होता है आपके पास VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, और आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, और इसको आप लिख सकते हैं IRMS का स्क्वायर इंटू R। ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है दोस्तों। ये फॉर्मूला कैसा है, एक जनरल फॉर्मूला है। आप किसी भी टाइप का सर्किट हो, AC सर्किट, उसमें आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ जी यहाँ पर R है, हाँ जी यहाँ पर R है। ठीक, तो ये रेजोनेंट कंडीशन के लिए स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, ये आप किसी भी सर्किट में AC चैप्टर में लगा सकते हैं। ठीक है, IRMS का स्क्वायर इंटू R और VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद हम चलते हैं और पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में। ट्रांसफॉर्मर्स, तो आपने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रखा है, म्यूचुअल इंडक्शन, और आप इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक कोर होती है, आयरन कोर, और जो सॉफ्ट आयरन से मिलके बनी होती है। यहाँ पे हमारे पास एक वाइंडिंग होती है जिसको प्राइमरी वाइंडिंग कहा जाता है, और यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है V आउटपुट, और यहाँ से हम इनपुट जो है अप्लाई करते हैं V इनपुट। ठीक, या इसको V प्राइमरी और V सेकेंडरी भी कहा जाता है। इसको VP भी कह सकते हैं, V इन को VP कह सकते हैं, और V आउट को कह सकते हैं V सेकेंडरी। ठीक, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो N सेकेंडरी कह सकते हैं NS, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो NP के बराबर है। तो इस सर्किट में यदि हम मान लेते हैं कि जितना फ्लक्स यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही फ्लक्स यहाँ तक पहुँच रहा है, कोई भी फ्लक्स का लीकेज नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि जितना फ्लक्स यहाँ से निकला उतना ही फ्लक्स यहाँ पे पहुँचा। तो इसका मतलब हुआ कि VP अपॉन VS, या VS अपॉन VP लिख लीजिए, VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। ये रिलेशन उनके बीच में होल्ड करता है, VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। और यदि हम मान लेते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्मर कोई भी लॉस नहीं कर रहा है, इफ देयर इज नो लॉस, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी इसका मतलब हम बताएंगे वो 100% है, तो क्या कह सकते हैं हम कि VS अपॉन VP
डिवाइडेड बाय NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। IP अपॉन IS ये रिलेशन उनके बीच में होल्ड करता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है P आउटपुट डिवाइडेड बाय P इनपुट। ये परसेंटेज एफिशिएंसी का मतलब है, इनटू 100 कर देंगे, P आउटपुट अपॉन P इनपुट। और मैंने आपको अभी समझाया था कि आउटपुट पावर का मतलब क्या है, कि यहाँ पे V सेकेंडरी I सेकेंडरी डिवाइडेड बाय V प्राइमरी I प्राइमरी, ये इसका मतलब है 100। तो यहाँ आप देख सकते हैं परसेंटेज ईटा, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है VSIS अपॉन IP VP इंटू IP। यदि ये आपस में यदि 100% के बराबर हो गया, यदि 100% के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं VS इंटू IS इज इक्वल टू VP अपॉन IP, VP इंटू IP। तो यहाँ से हमको मिल जाता है VS अपॉन VP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। तो इसलिए हमने ये तीसरा वाला एक्सप्रेशन भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। यदि एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है, तो आप ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ये वाला रिलेशन 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर के लिए ही है, नहीं तो आप इनसे ही अपना काम चलाएंगे। ठीक है, एफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी जो है पूछे जा सकते हैं, तो आप ये फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।